वह करीब 10:30 बजे थे। वैदेही हड़बड़ी में तैयार हो रही थी। उसका एमसीए का आखिरी पेपर था। वो अपनी माँ से कह रही थी, माँ मेरा पर्स कहाँ है और मेरा फ़ोन, जल्दी करो ना, अगर मैं लेट हो गई तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। उसकी आवाज़ से पूरे घर में गूंज रही थी। वैदेही की माँ कटोरी में दही शक्कर मिलाते हुए बोली, बेदू तू बहुत लापरवाह है, अपना कोई काम खुद नहीं करती, बस मामा करती रहती है। पता नहीं जब शादी हो जाएगी तब पता नहीं क्या करेगी। और उन्होंने दही शक्कर को चम्मच में लेकर वैदेही के मुंह में डाल देती हैं। वैदेही, अरे माँ आप भी शादी शादी करती रहती हो, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अब मैं चली, जल्दी मुझे ऑल द बेस्ट की बोलिए। बाय माँ, बाय पापा। वैदेही पूजा घर में जल रही आरती पर अपना हाथ घुमाकर अपने सिर पर फिराया, फिर अपना बैग उठाकर घर से निकल गई और अपनी स्कूटी में अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गई। वैदेही अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता सेना के रिटायर्ड अधिकारी थे। गोरा रंग, खूबसूरत बड़ी बड़ी आँखें, दाएं गाल में काला तिल और कमर के ऊपर बाल। सामान्य से ज़्यादा खूबसूरत थी वो। चुलबुले और चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लेती थी। पढ़ी लिखी होने के साथ संस्कारी भी थी। बस वो रिवाजों के तले दबकर रहना नहीं चाहती थी। घुटने तक कुर्ता, लेगी और कंधे पर दुपट्टा और एक तरफ गुथी हुई चोटी उसकी सरलता को व्यक्त करती थी। वैदेही कॉलेज पहुंच गई। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सभी दोस्त कैंटीन में बैठकर आगे के जीवन की बातें कर रहे थे। वैदेही की एक दोस्त बोली, बेदू तू बता, जब शादी करेगी तो कैसे लड़के से करेगी। वैदेही, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने पापा की तरह नौकरी पेशा व्यक्ति से शादी करूँगी, ऐसा जो मेरे हर फैसले की और मेरे काम की कदर करे। और ये तो सिर्फ वो ही समझ सकता है जो खुद उस स्थिति में हो। वैदेही हमेशा से ही एक ऐसे हमसफ़र की कामना करती थी जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। उसी की तरह ही पढ़ा लिखा, स्मार्ट, मॉडर्न जैसे आजकल के लड़के होते हैं। जब वो घर पहुंची तो उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेदू तेरे एग्ज़ाम तो ख़त्म हो ही गए हैं और अब तो तू फ्री भी है, तो कल हम अनंतपुर चलेंगे। वहाँ मेरे बचपन के दोस्त बलबीर सिंह का घर है। वो तो अब जीवित नहीं है, पर उनकी पत्नी और बेटा वहाँ रहते हैं। वैदेही, पर पापा अचानक प्लान बना लिया। वैदेही के पिता, अचानक नहीं बेदू, वो अनंतपुर में होली का बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं और जाने का मुख्य कारण ये है कि बलबीर की पुण्यतिथि भी है। दरअसल बेटा, जब तू छोटी थी तो हम अनंतपुर होली के त्यौहार में गए थे। तू वहाँ खेल रही थी, तेरे ऊपर लकड़ी का बना छोटा टावर गिरने वाला था कि बलबीर ने तुझे अपनी बाहों में छुपा लिया और वो उस टावर उस पर गिर गया, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई और उनकी मौत हो गई। हम पर उनका उपकार है बेटा। वैदेही को ये सुन बहुत दुख हुआ और अगले दिन सब अनंतपुर के लिए रवाना हो गए। अनंतपुर पहुंचने पर बलबीर की पत्नी ने उनका बहुत स्वागत किया। वैदेही के पिता ने बलबीर के बेटे के बारे में पूछा तो बलबीर की पत्नी ने कहा, भाई साहब, अपना राघव अनंतपुर का विधायक बन गया है, तो वो अभी लोगों की समस्या सुनने और नहर के काम के सिलसिले में बाहर गया है। कम उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। सारा कारोबार तो संभाला ही और अपने पिता की भी तरह राजनीति से जुड़कर लोगों की सेवा करने लगा। बस आता ही होगा वो। राघव की माँ का इतना कहना होता ही है कि राघव आ जाता है। लंबा सुगठित शरीर, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, घने 2 इंच की लंबाई के बाल, कुर्ता पैजामा पहने हुए। उसके गठीले बदन के कारण कुर्ता उसके शरीर से चिपका हुआ था। मुस्कुराने पर गालों में गड्ढे पड़ने लगते थे जो उस पर बहुत ही आकर्षक लगते थे। दबंग होने के साथ दया, सरल, सहज और विनम्र स्वभाव उसकी पहचान था। राघव के आते ही वैदेही के पिता की नज़र उस पर पड़ी। राघव ने उनके पैर छूते हुए कहा, अंकल जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आने में? माफ़ कीजिएगा, मैं स्टेशन नहीं आ पाया। वैदेही के पिता राघव के स्वभाव को देख बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राघव, वैदेही याद है तुम्हें? उससे नहीं मिलोगे? बचपन में तो कितना लड़ते थे तुम लोग। राघव ने वैदेही की तरफ देखा और उसने सहजता से कहा,
कैसी हैं आप? ठीक हूँ एमएलए साहब, वैदेही ने चुलबुलेपन से कहा। राघव पिता का साया कम उम्र में उठ जाने के कारण परिवार की जिम्मेदारी संभालने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने हिंदी माध्यम से 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाया। उसे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। उसने वैदेही से बड़ी सहजता से कहा, आप अगर मातृभाषा में बात करेंगी तो मुझे सहज महसूस होगा। दरअसल मुझे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती है। वैदेही, ओह सॉरी, मैं ये पूछ रही थी कि आपका काम कैसा चल रहा है। और वैदेही चुप हो गई। राघव, बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ नहर का निर्माण शुरू होने ही वाला है, जिससे किसानों को फ़ायदा होगा और नहर बनने तक मज़दूरों को रोज़गार भी मिलेगा। राघव ने अपने प्लान के बारे में बहुत ही एक्साइटेड होकर बताया। राघव से वैदेही के पिता बहुत ही प्रभावित हो रहे थे। रात में सब बड़े खाने के बाद बैठे थे। वैदेही के पिता ने राघव की माँ से राघव और वैदेही की शादी की बात की। दोनों परिवारों को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने राघव और वैदेही की सगाई करने का फैसला किया। अगले दिन राघव को जब इस बारे में पता चला तो उसने अपनी माँ से बिना कुछ भी पूछे हामी भर दी। पर वैदेही को जब ये पता चला तो उसे ये फैसला मंजूर नहीं हुआ। वो अपने पिता से इस बात का विरोध करने लगी। वैदेही के पिता, पर वेदु, तुझे परेशानी क्या है? राघव इतना अच्छा लड़का है, काबिल है, विनम्र है, तेरे योग्य है। वैदेही, आप समझते क्यों नहीं हैं पापा? वो वैसा नहीं है जैसा हम सफ़र में चाहती हूँ। उसे तो इंग्लिश तक नहीं आती, ना ही वो पढ़ा लिखा है। जब वो खुद नहीं पढ़ा है तो वो कैसे इसका महत्व समझेगा? मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मुझे मेरे जैसा ही लड़का समझ सकता है। वैदेही के पिता, सुन बेटा, तेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय कर दिया गया था और तुझे राघव से शादी करनी ही होगी, क्योंकि ये मेरे दोस्त की आखिरी इच्छा थी। और अरेंज मैरिज, लोग बाद में ही एक दूसरे को जानते हैं। हमने भी तो अरेंज मैरिज की थी और हम खुश भी हैं और एक दूसरे से कितना प्यार भी करते हैं। वैदेही को ना चाहते हुए भी राघव से शादी करना पड़ रहा था। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और फिर शादी हो गई। वैदेही के लिए तो शादी से ज़्यादा एक बोझ थी। उसने जैसे तैसे शादी तो कर ली थी, पर खुश नहीं थी। शादी के बाद आज राघव पहली बार अपने और वैदेही के कमरे में जा रहा था। शादी के बाद पहली बार राघव अपने कमरे में पहुंचा। उसने देखा पूरा कमरा फूलों से सजा है, चारों ओर इत्र की महक है। पलंग के पीछे वाली दीवार पर उसका और वैदेही का बड़ा सा फ्रेम, चारों तरफ ज़मीन पर बिखरे गुब्बारे और गुलाबों की टूटी हुई पंखुड़ियों से लिखा हुआ राघव संग वैदेही। वो कमरे में आगे बढ़ा। वैदेही वहीं पलंग पर बैठी हुई थी। वो वैदेही से थोड़ा दूर बैठ गया। हमेशा जिम्मेदारियों और अपने काम में व्यस्त रहने वाला राघव सोच रहा था कि वैदेही से क्या बात करे, कहाँ से शुरू करे। एक दबंग शख्सियत और आत्मविश्वासी होने के साथ शब्दों की कला में माहिर राघव किसी भी हस्ती के सामने बात करने से कतराता नहीं था। पर आज उसकी सारी दबंगई, सारा आत्मविश्वास और सारे शब्द उसका साथ छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए थे। पहले वो चुपचाप बैठा था, फिर हिम्मत जुटाकर उसने अपने साथ लाया हुआ एक गिफ्ट वैदेही की तरफ सरकाया और बोला, वो मैं आपके लिए ये तोहफा लाया हूँ। वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव फिर बोला, मैं समझ सकता हूँ कि ये शादी बहुत जल्दी में हुई है। आपके लिए इस शादी को अपनाना बहुत कठिन है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूँगा। पूरी कोशिश करूँगा आपको खुश रखने की। वैदेही एकदम से आंखों में आंसू भरकर बोली, खुश तो कोई लड़की खुश तब होती है जब उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से होती है, उसकी पसंद से होती है। पर यहाँ तो मुझसे पूछा ही नहीं गया, सिर्फ फैसला सुना दिया। मैं तो बस एक पढ़े लिखे और स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती थी, पर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? वैदेही की बातें सुन राघव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह समझदार और संयमशील था, जैसे वो जानता था कि ऐसा ही होगा। उसे वैदेही के मिजाज देखकर पता तो लग ही गया था कि वैदेही शादी से खुश नहीं है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वैदेही के साथ शादी उसके पिता की अंतिम इच्छा थी।
राघव, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आप जिस तरह के जीवन साथी की कल्पना कर रही थी, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, पर मैं जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लूँगा। आप परेशान मत होइए। वैदेही राघव की बात सुन थोड़ा शांत हुई। उसकी ओर देख राघव ने कहा, तब तक हमें सबके सामने सामान्य व्यवहार करना होगा। चलिए आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। आप पलंग पर सो जाएं, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगा। वैदेही को राघव के साथ इस तरह से बात करने का अफसोस हो रहा था। वो सोच रही थी, मुझे इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। अगले दिन सुबह वैदेही की नींद खुली। उसने देखा राघव वहाँ मौजूद नहीं था। वो तैयार होकर साड़ी में नई नवेली दुल्हन की तरह अपने कमरे से बाहर आई। राघव की माँ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, बेटा तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई परेशानी हो तो सीधे आकर मुझसे कहना। मैं तुझे तेरी माँ का एहसास तो नहीं करा सकती, पर कोशिश करूँगी कि उनकी कमी तुझे महसूस ना हो। वैदेही आंगन से गुजर रही थी। वहाँ राघव कसरत कर रहा था। वैदेही की नज़र राघव पर पड़ी, पर वो अपनी नज़र नीचे कर कदम बढ़ाने लगी। राघव ने उसकी पायल की छन-छन को पहचान लिया और उसने वैदेही को छुपी नज़रों से देखकर अनदेखा कर दिया। वैदेही आंगन से आते हुए बड़बड़ा रही थी, ओह गॉड, ये कैसा इंसान है। लोग जिम जाते हैं और इसने अपने घर पर ही देसी जिम खोल कर रखा है। तभी वैदेही की कॉलेज की सहेलियां वहां आ गईं। वो सब वैदेही के कमरे में बैठ बातें कर रही थीं। तभी उनकी खास दोस्त रिया ने कहा, यार तूने अपनी शादी में हमें बुलाया नहीं, अब कम से कम जीजू से तो मिला। मैंने उन्हें तेरी शादी की तस्वीर में देखा था, क्या लगते हैं यार वो, कितने हैंडसम और गुड लुकिंग है। तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली जो तुझे इतना अच्छा पति मिला। तभी कमरे में राघव आ जाता है। राघव, माफ़ कीजिएगा, मैं अपने कुछ कागजात लेने आया था। रिया, अरे जीजू, आपसे ही तो मिलना चाहते थे हम। और वैदेही की सहेलियाँ राघव से बात करने लगती हैं। राघव उन्हें अपने बारे में बताता है। वो सभी राघव से बहुत प्रभावित होती हैं। कुछ देर बाद वैदेही रिया को अपने साथ बगीचे में ले जाती है। रिया उससे पूछती है, क्या तू इस शादी से खुश नहीं है? वैदेही, यार तू तो जानती है ना मैं कैसा हम सफ़र चाहती थी। राघव अच्छा है पर मेरे टाइप का नहीं है। मेरा तो 2 दिन में ही दम घुटने लगा है। मैं पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी? देख, यदि वो कम पढ़ा लिखा है तो वो डाउन टू अर्थ है, तो ये उसकी अलग पहचान है। मैंने उससे बात की है, तेरे लिए वो परफेक्ट है। और अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, आगे जाकर सब ठीक हो जाएगा। रिया वैदेही को बहुत समझाती है और राघव को वक्त देने को कहती है, पर वैदेही भी क्या करे। उसका मन तो उस राजकुमार को अपना चुका था जो सिर्फ कल्पना मात्र था। शादी के 15 दिन बीत चुके थे। वैदेही राघव से तालमेल नहीं बना पा रही थी और राघव भी उसकी बेरुखी के चलते पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार बात कर पाता। दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर देते। कभी कभी गुजरते हुए आपस में टकरा जाते तो एक दूसरे को सॉरी कहकर नज़रें झुकाते हुए निकल जाते। खाना परोसते वक्त जब वैदेही का हाथ राघव के हाथ से छू जाता तो दोनों अपना हाथ पीछे कर लेते। राघव वैदेही की उदासी और सहजता को समझ रहा था। एक दिन वैदेही अपने कमरे में बैठी एक डायरी में कुछ लिख रही थी। दरअसल ये उसकी आदत थी। परेशान होने पर वो अपने भावों को कविता में ढाल देती थी। तभी राघव आया। उसने वैदेही से कहा, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? वैदेही ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी किताब को साइड में रख दिया। राघव उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, आपके पिताजी से कल बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि आप स्टेट पीएससी की परीक्षा देना चाहती थी। वैदेही ने अनमने ढंग से कहा, हाँ, पर अब क्या हो सकता है? राघव, मैं चाहता हूँ कि आप इसकी तैयारी करें। दरअसल आप हमारी शादी से खुश नहीं हैं और जिसमें खुशी ना हो, ना वो काम सफल होता है और ना ही रिश्ता। तो मैंने एक रास्ता निकाला है। वैदेही ने हैरानी से कहा, कैसा रास्ता राघव? आप इतनी सक्षम हैं कि इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगी और एक अधिकारी भी बन जाएंगी। इसके बाद हम एक दूसरे को तलाक देकर अलग हो जाएंगे। वैदेही,
पर हम दोनों तो ऐसे भी तलाक ले सकते हैं। राघव: हाँ, ले सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तलाक के बाद आप अपने पिता पर या किसी और पर बोझ बने। इसलिए मैंने सोचा कि आप इस तरह आप अपने सपनों को भी पूरा कर लेंगी और आपको रोजगार के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा। मैं भी पढ़ लिख कर एक योग्य व्यक्ति बनना चाहता था, पर ऐसा ना हो पाया। लेकिन मैं आपके सपने पूरे करना चाहता हूँ। वैदेही की खुशी का ठिकाना ना था। उसे तो एक साथ दो दो खुशी मिल रही थी। पहली खुशी तो अपना सपना पूरा करना और दूसरी खुशी इस शादी से छुटकारा। वैदेही ने खुशी के मारे राघव को गले से लगा लिया। वैदेही के इस तरह से स्पर्श करते ही राघव असहज हो गया। फिर अगले दिन से वैदेही ने अपने सपने को साकार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी और राघव भी उसमें उसका साथ दे रहा था। राघव के सुझाव पर वैदेही ने स्टेट पीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। राघव ने उसका अनंतपुर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा दिया और घर के किसी भी काम से उसे दूर रहने को कहा, जिससे उसका पूरा समय सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए हो। वैदेही वैसे तो सारा दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, पर जब कभी फुर्सत में बैठी होती थी तो उसे राघव का ही ख्याल आता। राघव द्वारा उसके लिए किए गए ये काम और राघव का साफ मन उसकी सोच को बदलने लगा था और इस तरह एक महीना बीत गया। एक दिन वैदेही कोचिंग सेंटर से घर आ रही थी। राघव के आदेश पर ड्राइवर उसे रोज़ समय से कोचिंग सेंटर ले जाता और घर वापस लाता था। तभी अचानक ड्राइवर की लापरवाही के कारण गाड़ी एक अन्य कार से टकरा गई। वैसे ज़्यादा चोट तो किसी को नहीं आई थी, बस वैदेही के सर पर चोट आने से खून बहने लगा था। जब वहाँ उपस्थित लोगों को पता चला कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो राघव की पत्नी है, तो उन लोगों ने वैदेही को बहुत ही सम्मान के साथ एक जगह बैठाया और पानी दिया। और जिस गाड़ी से वैदेही की गाड़ी टकराई थी उसके मालिक ने वैदेही से किसी भी तरह का हर्जाना नहीं मांगा, बल्कि वो भी वैदेही की खैरियत पूछ रहा था। तभी कुछ ही देर में राघव अपनी बुलेट पर आ पहुंचा। राघव जल्दी से आकर वैदेही के पास गया। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जान हलक में अटक गई हो। उसने अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकाला और वैदेही के सिर के घाव पर लगे खून को पोंछने लगा। घाव पोंछते वक्त राघव की आंखों में जो वैदेही के लिए जो तकलीफ थी वो वैदेही को दिखाई दे रही थी। उसे भी राघव का इस तरह उसके लिए परवाह करना अच्छा लग रहा था। अगर राघव की जगह कोई और होता तो वो जख्म को हाथ भी नहीं लगाने देती और कहती, डोंट टच इट, इन्फेक्शन हो जाएगा। पर आज पता नहीं उसे क्या हो गया था। राघव ने वैदेही को बुलेट के पीछे बैठने को कहा। वैदेही राघव के पीछे बैठ गई और वे दोनों हॉस्पिटल होते हुए घर पहुंच गए। राघव वैदेही को कमरे में ले गया और उसने कहा, कल से मैं आपको छोड़ने और लेने जाऊंगा। वैदेही ने पहली बार किसी को उसके लिए इतनी फिक्र करते देखा था। उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन जैसे ही कोचिंग सेंटर जाने के लिए बाहर आई तो राघव अपनी बुलेट से टिककर उसका इंतजार कर रहा था। वैदेही को देख राघव ने हिचकिचाते हुए कहा, आपको कोई परेशानी ना हो तो बुलेट से चलें। दरअसल मैं कार से ज़्यादा मैं बुलेट से सफ़र करना पसंद करता हूँ। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपको कार में भी ले जा सकता हूँ। वैदेही हंसकर, अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैदेही राघव के पीछे दूर खिसकी हुई बैठी थी और राघव बुलेट के शीशे में वैदेही को देख रहा था। जैसे ही वैदेही की नज़र राघव पर पड़ी तो राघव से हड़बड़ी में ब्रेक लग गया और वैदेही एकदम से आगे आकर उससे टकरा गई। फिर वैदेही हिचक कर पीछे हट गई। राघव ने कहा, माफ़ करना, आपको लगा तो नहीं? वो इस रोड में बहुत गड्ढे हैं, तो आप मेरा कंधा पकड़कर बैठ जाइए। वैदेही राघव की तरफ सरक कर और उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब थे। दोनों के मन में अजीब सी उथल पुथल मची थी। वो दोनों एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते थे, कुछ बातें करना चाहते थे, पर वो दोनों ऐसी कसमकस में उलझे थे कि उनके बीच साथ रहते हुए भी मीलों की दूरी थी। वैदेही ने राघव से कहा, आपसे एक बात पूछूं राघव? राघव, हाँ पूछिए ना। वैदेही, यहाँ पर सब लोग आपसे डरते हैं क्या? राघव, नहीं तो, पर क्यों? वैदेही, कल जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था
तो वहाँ के लोग मुझे राघव बाबा की धर्म पत्नी कहकर बहुत इज्जत दे रहे थे और आपके आने पर आपको सलामी देने लगे थे। आपकी उम्र तो सिर्फ 26 साल है। इतनी कम उम्र में तो लोग किसी गुंडे को इज्जत दे सकते हैं। राघव वैदेही की बात सुनकर हंस पड़ा। अरे नहीं, मैं यहाँ का गुंडा नहीं हूँ। दरअसल मेरे पिताजी ने यहाँ के लोगों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके जाने के बाद पिताजी का हर काम मैंने संभाला, इसलिए वो मेरे पिताजी की तरह मेरी भी इज्जत करते हैं। वैदेही राघव की बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। वो दोनों कोचिंग सेंटर पहुंच गए। राघव अपनी बुलेट स्टार्ट कर जाने लगा, तभी वैदेही ने कहा, राघव ने गाड़ी को बंद कर वैदेही की ओर देखा। वैदेही बोली, वो मैं जब से अनंतपुर आई हूँ कहीं बाहर नहीं गई और आज मेरी क्लास 2 घंटे पहले ही छूट गई तो मैं। वैदेही इतना कहकर रुक गई। उसके इतना कहते ही राघव बोला, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आपकी क्लास ख़त्म हो जाने के बाद अनंतपुर घूमने चलें। वैदेही तो चाहती ही थी कि वो तो बस राघव के पूछने का इंतज़ार कर रही थी। उसने झट से हाँ कह दिया। कोचिंग ख़त्म होने के बाद वैदेही बाहर आई तो राघव उसका गेट पर इंतज़ार कर रहा था। वैदेही राघव की बुलेट के पीछे बैठ गई और दोनों वहाँ से चल दिए। वैदेही ने राघव से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? राघव, पहले यहाँ की कुछ प्रसिद्ध जगह है, वहाँ चलेंगे। फिर हमारी कुल देवी का मंदिर है, वहाँ चलेंगे। तभी वैदेही की नज़र एक स्कूल के बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था बलवीर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल। वैदेही ने राघव से गाड़ी रोकने के लिए कहा, वैदेही, ये आपके पिताजी का नाम है ना? राघव, हाँ, ये हमारा ही स्कूल है, पर यह मुफ्त प्राइवेट स्कूल है। पिताजी की इच्छा थी इसे खोलने की। उन्होंने इसका निर्माण तो करा दिया था, पर इसके खुलने से पहले उनकी मौत हो गई। फिर मैंने और माँ ने उनकी इच्छा को पूरा किया। राघव, आप अंदर से इसे देखना चाहोगी? वैदेही ने हामी भरी। वैदेही और राघव जब स्कूल के अंदर पहुँचे तो वहाँ के प्रिंसिपल, टीचर और कुछ सरकारी अधिकारी जो स्कूल में किसी काम से आए हुए थे, सभी राघव के साथ सम्मान से पेश आ रहे थे, जैसे राघव का ओहदा उनसे बड़ा हो। पर राघव एक सादे ढंग से सभी से बात कर रहा था। पर वहाँ के बच्चों से इतना घुला मिला था कि बच्चे उसे राघव भैया कहते थे। वैदेही के मन में राघव की ये सादगी घर कर गई थी। उसे आज समझ आया था कि पढ़े लिखे होने से या किसी ऊंचे पद पर कार्यरत होने से कहीं ज़्यादा बड़ा है एक अच्छा इंसान बनना। राघव जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। शाम को घर वापस लौटते वक्त वैदेही वो वैदेही नहीं थी जो अपने शहर से शादी करके आई थी। वैदेही को अनंतपुर की हवाएं घुटन भरी नहीं लग रही थीं, बल्कि उसकी सांसों में रंग भर रही थी। राघव की बुलेट की धक धक उसके दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। आज उसने पहली बार ये गौर किया था कि राघव के गालों में पड़ने वाले गड्ढे उसे कितना आकर्षक बनाते हैं और राघव का सुगठित शरीर कुर्ते में कितना जचता है। वो बुलेट के शीशे से राघव को छुपकर देख रही थी और जब राघव की नज़र उस पर पड़ती तो वो यहाँ वहाँ देखने लगती। वैदेही ने राघव से पूछा, एक बात पूछूं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या कभी? राघव मुस्कुराकर कहा, आप पहली हैं जो मेरी बुलेट पर बैठी हैं। आपसे पहले तो मेरी बुलेट ही मेरी दोस्त थी। वैदेही नज़रें झुकाकर मुस्कुराने लगी। इस तरह से समय बीतने लगा। वैदेही को राघव का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। राघव उसे रोज़ कोचिंग सेंटर छोड़ने और लेने जाता। अब वो दोनों खाली समय में बातें भी करने लगे थे। वैदेही आजकल अपने आप को संवारने लगी थी। उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि उसे क्या हो रहा था। यही हाल राघव का भी था। वैदेही के एग्ज़ाम आ गए थे। राघव भी उसे एग्ज़ाम दिलाने दूसरे शहर ले जा रहा था। वो दोनों एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए। वो दोनों गेट के पास खड़े होकर एंट्री का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वैदेही बोली, अगर माँ होती तो मुझे दही शक्कर खिलाकर शुभकामनाएं देती। वैदेही वहीं खड़ी रही और राघव उसके लिए दही शक्कर लेकर आ गए। राघव ने उसे अपने हाथों से दही शक्कर खिलाकर शुभकामनाएं दी। वैदेही राघव के इस हद तक सपोर्ट करने से भावुक हो गई। वैदेही के एग्ज़ाम खत्म होने के कुछ महीने बाद उसका रिजल्ट भी आ गया। आज वैदेही की परीक्षा का परिणाम आना था। वो अपने लैपटॉप पर रिजल्ट सर्च कर रही थी।
राघव, उसकी माँ और अन्य लोग आतुरता से वैदेही की ओर देख रहे थे कि अचानक वैदेही रिजल्ट देखकर रोने लगी। राघव उसे रोता देख विचलित हो गया। उसने वैदेही से बोला, वैदेही, आप रोए नहीं, हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे, आप शांत हो जाएं। वैदेही बोली, नहीं, वो बात नहीं है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने ज़्यादा परसेंट बन जाएंगे। राघव हंसकर, तो फिर आप रो क्यों रही हैं? वहाँ सभी ये सुनकर हंस पड़े। वैदेही के माता पिता भी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि वैदेही ने स्टेट में टॉप किया है। वैदेही के पिता उसे फ़ोन पर बधाई दे रहे थे। बेदू, हम बहुत खुश हैं तेरी सफलता से, पर तेरी सफलता का पहला श्रेय राघव को जाता है। अगर राघव की जगह कोई और होता तो शायद ये सब संभव ना हो पाता। तू बहुत किस्मत वाली है बेदू। सभी खुश थे। राघव तो सभी को मिठाइयाँ बांट रहा था, पर वैदेही को पता नहीं क्यों खुशी नहीं थी। शायद इसलिए कि वो समय नज़दीक आ रहा था जब उसे राघव से दूर जाना था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं ही तो चाहती थी इस शादी से छुटकारा पाना, फिर अब मुझे राघव से दूर जाने की बात सुन तकलीफ़ क्यों हो रही है। राघव की खुशी देखकर तो लग रहा था जैसे मैं नहीं, वो पास हुआ है। अगले दिन अनंतपुर के कुछ नेताओं और अफसरों ने वैदेही के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वैदेही, राघव और उनके परिवार वालों को आमंत्रण दिया गया। वैदेही और राघव के सभी सदस्य कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार खड़े थे। आज वैदेही अपनी पीच और गुलाबी साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। बस अभी तक राघव नहीं आया था। सभी उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब राघव वहाँ आया तो सब उसे देखकर हैरान होने के साथ खुश भी थे। आज राघव ने सूट पहना था, काला पैंट, उस पर उसके गठीले बदन को स्पर्श करती हुई सफ़ेद शर्ट, उस पर पहना हुआ फिट कोट उसके लंबे कद और सुगठित शरीर पर बहुत ही आकर्षक लग रहा था। कोई उसे हैंडसम कह रहा था तो कोई मॉडल। बस जिसके लिए उसने ये सब किया था, उसने यानी वैदेही ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। सब कार्यक्रम में आ गए थे। वहाँ आयोजकों ने वैदेही और उसके घरवालों का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत किया। वैदेही को सम्मान देने के लिए बुलाया तो वैदेही ने राघव से उसके साथ चलने के लिए कहा। तब राघव ने बहुत सरल शब्दों में कहा, अब आप सिर्फ राघव बाबा की पत्नी नहीं, अफसर वैदेही सिंह बन चुकी हैं। वैदेही उठकर अकेली चली गई। वहाँ सूत्रधार ने कहा, अब वैदेही सिंह जी अपनी सफलता पर और अनुभव पर कुछ शब्द कहेंगी। तब वैदेही ने अपना पहला वाक्य ये कहा, मैं वैदेही राघव सिंह, और उसने सफलता का श्रेय राघव को दिया। यह सुनकर वैदेही के और राघव के परिवार वाले और स्थानीय लोग तालियां बजाने लगे। राघव के चेहरे से वैदेही के लिए सम्मान और गर्व साफ झलक रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान ही नहीं हट रही थी, जैसे उसका कोई सपना पूरा हुआ हो। सभी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। राघव ने वैदेही से कहा, आपने सबके सामने पूरा श्रेय मुझे ही दे दिया, जबकि दिन रात एक करके मेहनत तो आपने की थी। वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तो जो सच था सिर्फ वो कहा। सभी घर वापस आ गए और गाड़ी से उतरकर घर में चले गए। राघव ड्राइविंग सीट पर बैठा था और वैदेही उसकी बगल वाली फ्रंट सीट पर। वैदेही भी गाड़ी से बाहर आने लगी। तभी राघव ने कहा, वैदेही। वैदेही रुक गई और राघव की ओर देखने लगी। फिर राघव ने कहा, आज सबने मेरे इस रूप पर कुछ ना कुछ कहा, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। मैं ठीक नहीं लग रहा क्या? वैदेही ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं, पर मुझे आप आपके ही रूप में अच्छे लगते हैं। जो आप कुर्ता पहनते हैं ना, वो आपको सबसे अलग बनाता है। आप इस लुक में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बल्कि और लोगों से ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं, पर मुझे आपकी सादगी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। सॉरी। वैदेही इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। राघव ने उससे कुछ कहा तो नहीं, पर उसके जाने के बाद वो नीचे सिर करके मुस्कुराने लगा। उसे भी तो सादे रूप में रहना पसंद था। वो तो सिर्फ वैदेही की खुशी के लिए अपने आप को बदलने चला था। पर वैदेही के इस जवाब ने जैसे उसके मन को शांत कर दिया। वो पूरी रात कार में ही बैठा रहा और वैदेही के बारे में सोचता रहा। कुछ दिन के बाद वैदेही को ट्रेनिंग के लिए जाना था, और वो जब वह ट्रेनिंग से वापस आई तो उसने सबसे पहले आकर राघव के बारे में पूछा।
राघव की माँ ने कहा, वो अनंतपुर से बाहर गया है, कल तक आ जाएगा। वैदेही को राघव के लिए इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई। वो बस राघव के आने का इंतज़ार कर रही थी। अगले ही दिन वह घर से बाहर किसी काम से गई। जब वह लौटी तो घर में काम करने वाले नौकर ने कहा, भाभी, राघव आ गए हैं। वैदेही भागकर कमरे में गई। वहाँ राघव तो नहीं था, पर टेबल पर एक लिफाफा रखा था। उसने उस लिफाफे को खोलकर पढ़ा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कमरे से बाहर आकर पूछा, राघव कहाँ हैं? तो नौकर ने कहा, राघव बाबा तो गैराज में हैं। वैदेही गैराज में गई। राघव वहाँ अपनी बुलेट साफ कर रहा था। राघव ने जैसे ही वैदेही की पायल की छनछन सुनी तो वो पीछे पलटा और खड़ा हो गया। वैदेही गुस्से से झल्लाकर लेटर को दिखाते हुए बोली, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? राघव बड़ी नरमी से कहा, यही फैसला तो हमने किया था कि आपके पीएससी पास करने के बाद हम तलाक ले लेंगे। वैदेही की आंखें डबडबाई हुई थीं। उसने कहा, मेरी ज़िंदगी तो आप सभी ने एक कठपुतली की तरह बना दी है। आप लोग मुझे फैसला लेने कहाँ देते हैं, बात सुना देते हैं। पापा ने फैसला सुना दिया कि जाओ शादी कर लो, और अब आप फैसला सुना रहे हैं कि चलो तलाक ले लेते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते यार कि इस कठपुतली में भी जान है। राघव की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं है वैदेही। मैंने तो हमेशा आपकी खुशी चाही है। वैदेही, अगर मेरी खुशी आपके साथ ज़िंदगी भर रहने में है तो? राघव ये सुनकर शांत हो गया और वैदेही की ओर एकटक देखने लगा। वो राघव जिसने इतनी छोटी उम्र में अपने पिता की मृत्यु होने पर भी खुद आंखों के आंसू छलक पड़े लेकिन सबको संभाले रखा था, आज उसकी वैदेही ने उसके पास आकर शांत स्वर में कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राघव, और पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मेरी सोच कुछ और थी, पर आपकी सादगी ने मुझे बदल दिया है। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वैदेही की बात सुनकर राघव को तो जैसे दुनिया की सारी खुशी एक बार में ही मिल गई थी। वो तो वैदेही को तब से प्यार करता था जब से उसने पहली बार अपने घर में देखा था। उसने वैदेही से कहा, वैदेही, मैं भी आपसे कभी दूर रहना नहीं चाहता। अगर दुआएं पूरी होती हैं ना, तो उसमें मैं आपके जैसा ही हमसफ़र हर जन्म में मांगना चाहता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ वैदेही। वैदेही राघव के सीने से लिपट गई और राघव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। राघव अपनी बुलेट पर बैठ गया और वैदेही की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो वैदेही राघव सिंह, मेरे साथ बुलेट में अनंतपुर की सैर करेंगी आप? वैदेही ने हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ रखकर उसके पीछे बैठ गई और बोली, जिंदगी भर। और राघव वैदेही हमसफ़र की तरह जिंदगी के सफ़र पर साथ साथ निकल गए।